ये स्वागत है एक बार फिर से उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी के यूपी पीजीटी सोशोलॉजी स्पेशल क्लासेस में। आज हम देखेंगे समाजशास्त्र के पश्चिमी विचारक इमाइल दुर्खीम पर आधारित दूसरा महत्वपूर्ण वीडियो, जिसमें कुल 50 बहुविकल्पी प्रश्न आपको उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। यह बहुविकल्पी प्रश्न न केवल पीजीटी के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि बीए, एमए, नेट, जेआरएफ, जेआईसी, जीडीसी, यूपीएससी या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी बाय उमेश सर। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जो 51 नंबर का क्वेश्चन होगा। यहाँ पे आप देखें, निम्नलिखित में से कौन सामूहिक प्रतिनिधानों में सम्मिलित है? निम्नलिखित में से कौन सामूहिक प्रतिनिधानों में सम्मिलित है? ए धार्मिक अनुष्ठान, बी तिरंगा झंडा, सी समय और डी उपर्युक्त सभी। तो यहाँ देखिए, जो उत्तर आपका होगा वो डी होगा, उपर्युक्त सभी। सामूहिक प्रतिनिधान में ये उपरोक्त सभी शामिल है: धार्मिक अनुष्ठान, तिरंगा झंडा और समय। अगला देखें, सामूहिक प्रतिनिधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? सामूहिक प्रतिनिधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, पूछा जा रहा है। ए सामूहिक प्रतिनिधान सामूहिक स्वीकृति प्राप्त विचार या व्यवहार हैं। बी सामूहिक प्रतिनिधान सामूहिक चेतना के प्रतीक हैं। सी सामूहिक प्रतिनिधान सार्वभौमिक हैं। और डी सामूहिक प्रतिनिधान का व्यक्तियों पर नियंत्रण नहीं होता। आपको पता है कि सामूहिक प्रतिनिधान का व्यक्तियों पर नियंत्रण होता है, नहीं होता, बल्कि सामूहिक प्रतिनिधानों का व्यक्तियों पर नियंत्रण होता है। तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, यहाँ सही हो जाएगा। चलिए अगला देखें हम। तो सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा को विकसित करने का श्रेय किस विचारक को है? सामूहिक प्रतिनिधान की अवधारणा को विकसित करने का श्रेय किस विचारक को है? तो ए जेन्सबर्ग, बी कॉम्टे, सी मैक्स वेबर और डी इमाइल दुर्खीम। तो यहाँ देखिए डी इमाइल दुर्खीम। किसने विकसित किया था? तो इमाइल दुर्खीम ने विकसित किया था। अगला देखिए, धर्म के संबंध में ऑस्ट्रेलिया की अरुणता जनजाति का अध्ययन किस विचारक ने किया है? धर्म के संबंध में ऑस्ट्रेलिया की अरुणता जनजाति का अध्ययन किसने किया है? ए स्पेंसर, बी पेरेटो, सी इमाइल दुर्खीम, डी मैक्स वेबर। तो यहाँ देखिए सी इमाइल दुर्खीम ऑस्ट्रेलिया की अरुणता जनजातियों का अध्ययन करके धर्म की उत्पत्ति के बारे में चर्चा इमाइल दुर्खीम ने किया है। अगला देखें, इमाइल दुर्खीम ने अरुणता जनजाति में धर्म की व्याख्या किस आधार पर की है? इमाइल दुर्खीम ने अरुणता जनजाति में धर्म की व्याख्या किस आधार पर की है? ए धार्मिक क्रिया के आधार पर, बी धार्मिक क्रिया में प्रयुक्त वस्तुओं के आधार पर, सी टोटम के आधार पर, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ देखें सी टोटम के आधार पर किया है। किसके आधार पर? टोटम के आधार पर किया है। अगला देखें, आत्महत्या का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा प्रस्तुत किया गया है? आत्महत्या का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा प्रस्तुत किया गया है? ए अगस्ट कॉम्टे, बी इमाइल दुर्खीम, सी स्पेंसर, डी पार्सन्स। तो यहाँ आपका बी ऑप्शन सही है। आत्महत्या का सिद्धांत किसका है? तो इमाइल दुर्खीम का है। द सुसाइड थ्योरी की बात हो रही है यहाँ पे। अगला देखें, इमाइल दुर्खीम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक आधुनिक आर्थिक विकास की पूर्व अपेक्षा है? ध्यान से पढ़ें, आप देखें, इमाइल दुर्खीम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन एक आधुनिक आर्थिक विकास की पूर्वापेक्षा है? ए यांत्रिक एकता, बी नैतिक एकता, सी सामूहिक प्रतिनिधान और डी सावयवी एकता। तो आधुनिक की बात की जा रही है समाज की, तो आधुनिक समाज, सावयवी एकता। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आधुनिक आर्थिक विकास की पूर्वापेक्षा क्या है? कि सावयवी एकता होनी चाहिए समाज में। अगला देखें, निम्नलिखित में से किस प्रकार की आत्महत्या का उल्लेख दुर्खीम ने नहीं किया है? निम्नलिखित में से किस प्रकार की आत्महत्या का उल्लेख दुर्खीम ने नहीं किया है? ए विसंगतिपूर्ण आत्महत्या, बी अहमवादी आत्महत्या, सी सामूहिक आत्महत्या और डी भाग्यवादी आत्महत्या। तो यहाँ देखें, सामूहिक आत्महत्या की चर्चा जो है वो इमाइल दुर्खीम नहीं करते, इसलिए यहाँ सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बाकी विसंगतपूर्ण आत्महत्या, अहमवादी आत्महत्या, भाग्यवादी आत्महत्या, इसकी चर्चा जो है दुर्खीम ने की है।
अगला देखें, दुर्खिम ने आत्महत्या के अध्ययन में कितने देशों को सम्मिलित किया है? दुर्खिम ने आत्महत्या के अपने अध्ययन में कितने देशों को सम्मिलित किया है? ए 11 देश, बी 12 देश, सी 9 देश और डी 10 देश। तो यहाँ ए देखें 11 देशों के अध्ययन को इसमें सम्मिलित किया है। अगला देखें, दुर्खिम के अनुसार आर्थिक संकट के समय बढ़ती आत्महत्या के प्रकार को कहते हैं। दुर्खिम के अनुसार आर्थिक संकट के समय बढ़ती आत्महत्या के प्रकार को क्या कहते हैं? ए विसंगतिपूर्ण आत्महत्या, बी अहमवादी आत्महत्या, सी परार्थवादी आत्महत्या और डी भाग्यवादी आत्महत्या। तो इसको कहा जाता है विसंगतिवादी आत्महत्या। अचानक आर्थिक संकट का आ जाना, अचानक इस प्रकार की विपत्ति आ जाना कि आर्थिक स्थिति खराब हो जाना घर की, तो ऐसी स्थिति में कौन सी आत्महत्या होती है? तो विसंगतिपूर्ण आत्महत्या होती है। अगला देखें, दुर्खिम के अनुसार निम्नलिखित में से किसका संबंध आत्महत्या से है? दुर्खिम के अनुसार निम्नलिखित में से किसका संबंध आत्महत्या से है? ए स्त्री और पुरुष का, बी सैनिक एवं साधारण नागरिक का, सी गांव और शहर का, डी उपयुक्त सभी का। तो उपयुक्त सभी का, डी यहाँ सही हो जाएगा। यहाँ देखें, आपने दुर्खिम ने बताने का प्रयास किया कि भाई स्त्रियों की तुलना में पुरुष ज़्यादा आत्महत्या करते हैं, साधारण नागरिकों की तुलना में जो है सैनिक ज़्यादा आत्महत्या करते हैं, गांव की तुलना में शहर के लोग ज़्यादा आत्महत्या करते हैं। तो ये बातें बताई हैं, तो उपयुक्त सभी बात यहाँ हो जाएगा। अगला देखें, इमाइल दुर्खिम ने कितने प्रकार की आत्महत्या का उल्लेख किया है? इमाइल दुर्खिम ने कितनी प्रकार की आत्महत्या का उल्लेख किया? तो ए 4, बी 3, सी 5 और डी 2। तो यहाँ देखें ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। यहाँ ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दुर्खिम ने 4 प्रकार की आत्महत्या का उल्लेख किया है। चलिए अगला देखें आप, तो आत्महत्या को प्रोत्साहित करने वाले कारकों में है, आत्महत्या को प्रोत्साहित करने वाले कारकों में है ए सामूहिक जीवन में एकता का अभाव, सी असुरक्षा की भावना, सी मानसिक तनाव और डी उपयुक्त सभी। ऑप्शन एक बार फिर से सुन ले, ए सामूहिक जीवन में एकता का अभाव, बी असुरक्षा की भावना, सी मानसिक तनाव और डी उपयुक्त सभी। तो यहाँ डी सही होगा, उपयुक्त सभी आत्महत्या के लिए जिम्मेदार होते हैं। अगला देखें, दुर्खिम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन आत्महत्या के लिए उत्तरदायी नहीं है? दुर्खिम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन आत्महत्या के लिए उत्तरदायी नहीं है? ए समाज, बी सरकार, सी व्यक्ति और डी राज्य। तो यहाँ आप 64 का सी सही होगा, व्यक्ति। दुर्खिम का मानना है कि आत्महत्या के लिए व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए समाज जिम्मेदार है, सरकार जिम्मेदार है, राज्य जिम्मेदार है, व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है। अगला देखें, समाजशास्त्र के अध्ययन की पद्धति का उल्लेख दुर्खिम ने अपनी किस पुस्तक में किया है? समाजशास्त्र की अध्ययन पद्धति का उल्लेख दुर्खिम ने अपनी किस पुस्तक में किया है? ए द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, बी द सुसाइड, सी रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड और डी डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। तो सी में किया है, रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड। सी ऑप्शन यहाँ सही होगा, रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड। अगला देखें, दुर्खिम के अनुसार जनसंख्या की वृद्धि के कारण आधुनिक समाजों में किस प्रकार की एकता पाई जाती है? वह है, फिर से पढ़ लें, दुर्खिम के अनुसार जनसंख्या की वृद्धि के कारण आधुनिक समाजों में जिस प्रकार की एकता पाई जाती है वह है ए राजनीतिक एकता, बी सामूहिक एकता, सी संगठनात्मक एकता, डी सावयवी एकता। तो यहाँ देखिए डी सावयवी एकता पाई जाती है। कौन सी एकता पाई जाती है? तो सावयवी एकता। अगला देखें, प्राचीन समय में श्रम विभाजन के आधार पर पाई जाने वाली एकता को दुर्खिम क्या कहते हैं? प्राचीन समय में श्रम विभाजन के आधार पर पाई जाने वाली एकता को दुर्खिम क्या कहते हैं? ए यांत्रिक एकता, बी सावयवी एकता, सी संगठनात्मक एकता और डी सामूहिक एकता। तो प्राचीन समय में किस प्रकार की एकता पाई जा रही थी? तो यहाँ देखें यांत्रिक एकता। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पे 67 का ए। अगला देखें, जब व्यक्ति का व्यक्तित्व सामूहिक व्यक्तित्व में विलीन हो जाता है तो समाज में किस प्रकार की एकता उत्पन्न होती है? जब व्यक्ति का व्यक्तित्व सामूहिक व्यक्तित्व में विलीन हो जाता है तो उस समाज में किस प्रकार की एकता उत्पन्न होती है? ए यांत्रिक एकता, बी सावयवी एकता, सी संगठनात्मक एकता और डी सामूहिक एकता। तो जब व्यक्ति का व्यक्तित्व समूह के व्यक्तित्व में विलीन हो जाता है तो ए कौन सी एकता उत्पन्न होती है? तो यांत्रिक एकता उत्पन्न होती है। अगला देखें आप,
जब व्यक्ति का व्यक्तित्व तो अलग अलग मान्य हो जाता है तो समाज में किस प्रकार की एकता उत्पन्न होती है। अब यहाँ देखें, इसका उलट कहा जा रहा है कि जब व्यक्ति का व्यक्तित्व तो अलग अलग हो जाता है तो समाज में किस प्रकार की एकता उत्पन्न होती है। तो ए यांत्रिक एकता, बी सावयवी एकता, सी संगठनात्मक एकता और डी सामूहिक एकता। तो यहाँ दुर्खिम के अनुसार कौन सी एकता उत्पन्न होती है, तो सावयवी एकता उत्पन्न होती है। तो उसको आप बी ऑप्शन सही होगा। अगला देखें, दुर्खिम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। दुर्खिम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। ए श्रम विभाजन एक गतिशील तथ्य है, बी श्रम विभाजन सतत प्रक्रिया है, सी श्रम विभाजन सदैव विकास की ओर बढ़ता है और डी श्रम विभाजन सामाजिक परिवर्तन में बाधक है। जी नहीं, श्रम विभाजन सामाजिक परिवर्तन में सहायक होता है, बाधक नहीं होता। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखें आप, तो निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ए जनसंख्या का आकार, बी जनसंख्या का घनत्व, एक जनसंख्या का आकार, दो जनसंख्या का घनत्व, तीन मानवीय आवश्यकताओं की भिन्नता और चार मानवीय आवश्यकताओं में वृद्धि। दुर्खिम के अनुसार उपरोक्त में से श्रम विभाजन के कार्य में सम्मिलित है। अब ये कहा जा रहा है कि ऊपर जो दिए गए हैं चारों विकल्प, उसमें से श्रम विभाजन के कार्य में कौन सम्मिलित होता है। ए दिया जा रहा है 1, 2 और 4, बी दिया जा रहा है 1, 2, 3, 4, सी दिया जा रहा है 1, 2, 3 और डी दिया जा रहा है 2, 3, 4। तो ये पूछा जा रहा है आपसे कि भाई श्रम विभाजन में दुर्खिम के अनुसार श्रम विभाजन में उपरोक्त में से क्या सम्मिलित है। तो यहाँ पे आप देखें तो बी ऑप्शन सम्मिलित, बी ऑप्शन पूरा सम्मिलित है। इसका मतलब है कि 1, 2, 3, 4 सभी सम्मिलित हैं जो है श्रम विभाजन में या श्रम विभाजन के कार्य में। अगला देखें आप, तो 72 नंबर क्वेश्चन है ये। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। एक सरल समाज, दूसरा बहुखंडीय सरल समाज, तीसरा सरल मिश्रित बहुखंडीय समाज और चौथा दोहरी मिश्रित बहुखंडीय समाज या दोहरे मिश्रित बहुखंडीय समाज। फिर से एक बार देख लें, सरल समाज, बहुखंडीय सरल समाज, साधारण मिश्रित बहुखंडीय समाज, दोहरे मिश्रित बहुखंडीय समाज। दुर्खिम के अनुसार उपरोक्त में से समाजों का वर्गीकरण है। तो दुर्खिम ने जो समाजों का वर्गीकरण किया है वो उपरोक्त में से कौन सा है। तो ए 1, 2, 4, बी 1, 2, 3, 4, सी 1, 2, 3 और डी 2, 3, 4। तो यहाँ देखिए बी ऑप्शन सही होगा। समाज का जो वर्गीकरण किया है वो दुर्खिम ने इन्हीं 4 खंडों में किया है। चलिए अगला देखें आप, तो श्रम विभाजन का प्रत्यक्ष संबंध दुर्खिम के अनुसार निम्नलिखित में से किससे है। श्रम विभाजन का प्रत्यक्ष संबंध दुर्खिम के अनुसार निम्नलिखित में से किससे है। ए जनसंख्या के घनत्व से, बी मानवीय आवश्यकताओं से, सी सामाजिक नैतिकता से और डी लोकसभा यहाँ आ गया, उपरोक्त में से कोई नहीं होना चाहिए था, इसको काट दीजिएगा, कोई नहीं। यहाँ देखें श्रम विभाजन का जो प्रत्यक्ष संबंध होता है वो जनसंख्या के घनत्व से होता है। तो 73 का जो है वो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जनसंख्या का घनत्व। इसमें लोकसभा ये कोई नहीं लिख लीजिएगा, ये काट दीजिएगा यहाँ से। अगला देखें, दुर्खिम ने निम्नलिखित में से किसे सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख कारण माना है। दुर्खिम ने निम्नलिखित में से किसे सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख कारण माना है। ए पूंजीवाद को, बी औद्योगिकरण को, सी श्रम विभाजन को और डी सावयवी एकता को। तो यहाँ सी ऑप्शन सही होगा 74 का, और वो होगा श्रम विभाजन। सामाजिक परिवर्तन का जो प्रमुख कारण है वो कौन सा है, श्रम विभाजन है। अगला देखें, फ्रांसीसी समाजशास्त्रीय चिंतन में दुर्खिम के योगदानों में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। फ्रांसीसी समाजशास्त्रीय चिंतन में दुर्खिम के योगदानों में से निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है। ए प्रत्यक्षवाद या समूहवाद में समन्वय, बी सामाजिक घटनाओं के अध्ययन में वैज्ञानिक पद्धति पर बल हो गया, ये बल लिखिएगा, और सी संपादन या लेखन द्वारा समाजशास्त्रीय साहित्य का संवर्धन और डी उपयुक्त सभी। तो यहाँ डी उपयुक्त सभी सारे काम दुर्खिम के द्वारा किए गए हैं, यहाँ बल लिखिएगा आप जो है। आगे आएँ, किसका कथन है कि प्रत्येक कार्य का सदैव एक ही संबंधित कारण होता है। किसका कथन है कि प्रत्येक कार्य का सदैव एक ही संबंधित कारण होता है। ए पार्सन्स, बी इमाइल दुर्खिम, सी टाइलर और डी मैक्स वेबर। तो यहाँ पे आप देखें ये कथन है इमाइल दुर्खिम का। किसने कहा है, इमाइल दुर्खिम ने कि भाई प्रत्येक कारण का सदैव एक ही संबंधित कारण होता है। अगला देखें, श्रम विभाजन अर्थात कार्यों का बंटवारा
का सर्वप्रथम व्यवस्थित उल्लेख किस विचारक द्वारा किया गया था? अब याद रखिए, श्रम विभाजन अर्थात कार्यों का बंटवारा का सर्वप्रथम व्यवस्थित उल्लेख किस विचारक द्वारा किया गया था? ए एडम स्मिथ, बी इमाइल दुर्कीम, सी स्पेंसर और डी पार्सन्स। तो यहाँ देखें, ये जो उत्तर होगा वो एडम स्मिथ का होगा। यहाँ पे श्रम विभाजन अर्थात कार्यों के बंटवारे का सर्वप्रथम जो उल्लेख किया गया था वो एडम स्मिथ के द्वारा किया गया था। श्रम विभाजन, सामाजिक जो श्रम विभाजन है, समाज में जो श्रम विभाजन है उसकी बात जो इमाइल दुर्कीम करते हैं। तो याद रखिएगा, कॉन्ट्रोडिक्टरी क्वेश्चन है, अक्सर ये पूछ लेता है। चलिए अगला देखें आप, जो है 78 नंबर क्वेश्चन है आपका, सामाजिक श्रम विभाजन का जनक किसे कहा जाता है? अब यहाँ श्रम विभाजन का पहली बार बंटवारा या कार्यों का बंटवारा का सर्वप्रथम उल्लेख किया गया था एडम स्मिथ के द्वारा, लेकिन सामाजिक श्रम विभाजन का जनक किसे माना जाता है? ए स्पेंसर, बी पेरेटो, सी इमाइल दुर्कीम और डी मैक्स वेबर। तो यहाँ इमाइल दुर्कीम को माना जाता है सी। अंतर आप समझ लें, दोनों क्वेश्चन एक साथ रखा गया है। अगला देखें, निम्नलिखित में से किसने समाज को स्वनिर्भर निर्धारित रूप में वर्णित किया है? सुई जेनरिस जिसको कहते हैं, स्वतः उत्पन्न जिसको कहते हैं, उसी शब्द को बदला गया है कि स्वनिर्भर निर्धारित रूप से वर्णित किया है। ए रेडक्लिफ ब्राउन, बी मेलानोव्स्की, सी पार्सन्स, डी दुर्कीम। तो डी इमाइल दुर्कीम सही हो जाएंगे यहाँ पे। अगला, दुर्कीम के मतानुसार आत्महत्या की व्याख्या होती है। दुर्कीम के मतानुसार आत्महत्या की व्याख्या होती है ए सामाजिक कारणों के द्वारा, बी आर्थिक कारणों के द्वारा, सी मनोवैज्ञानिक कारणों के द्वारा और डी शारीरिक कारणों के द्वारा। तो यहाँ देखिए सामाजिक कारणों के द्वारा, 80 का ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला देखें हम यहाँ, तो दुर्कीम के अनुसार आधुनिक समाजों में कानून का स्वरूप किस प्रकार का होता है? दुर्कीम के अनुसार आधुनिक समाजों में कानून का प्रकार किस प्रकार का होता है? ए प्रतिकारी, बी दमनकारी, सी ए और बी दोनों, डी उक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ देखें प्रतिकारी, आधुनिक समाज में जो कानून का स्वरूप होता है वो प्रतिकारी होता है। तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखें, यांत्रिक एकता या सावी एकता का वर्णन किस समाजशास्त्री द्वारा किया गया है? यांत्रिक एकता या सावी एकता का वर्णन किस समाजशास्त्री द्वारा किया गया है? ए मैक्स वेबर, बी स्पेंसर, सी दुर्कीम, डी कार्ल मार्क्स। तो यहाँ किया गया है दुर्कीम के द्वारा। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला देखें हम, तो दुर्कीम के अनुसार यांत्रिक एकता पाई जाती है। दुर्कीम के अनुसार यांत्रिक एकता कहाँ पाई जाती है? तो ए केवल जटिल समाजों में, बी केवल सरल समाजों में, सी सरल और जटिल दोनों समाजों में और डी सरल और जटिल दोनों समाजों में नहीं। तो जो यांत्रिक एकता है वो केवल सरल समाजों में पाई जाती है। तो 83 का आपका बी सही हो जाएगा, 83 का बी। अगला देखें, दमनकारी कानून या प्रतिकारी कानून शब्दों का किस विचारक ने प्रयोग किया है? दमनकारी कानून या प्रतिकारी कानून शब्दों का किस विचारक ने प्रयोग किया है? ए अगस्ट कॉम्टे, बी इमाइल दुर्कीम, सी स्पेंसर और डी पार्सन्स। तो यहाँ देखें बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दमनकारी और प्रतिकारी कानून के शब्दों का इस्तेमाल इमाइल दुर्कीम ने किया है। अगला देखें, किसने वर्गों को श्रम विभाजन द्वारा सृजित, किसने वर्गों को श्रम विभाजन द्वारा सृजित और आनुवंशिकता द्वारा अनुरक्षित व्यावसायिक समूहों के रूप में परिभाषित किया है? ए रेडक्लिफ ब्राउन, बी मेलानोव्स्की, सी फ्रेजर और डी इमाइल दुर्कीम। तो यहाँ देखें डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वर्ग की परिभाषा इनके द्वारा दिया गया है। अगला देखें, दुर्कीम ने ऑस्ट्रेलिया की किस जनजाति का विस्तृत अध्ययन कर टोटमवाद की अवधारणा को विकसित किया? दुर्कीम ने ऑस्ट्रेलिया की किस जनजाति का विस्तृत अध्ययन कर टोटमवाद की अवधारणा को विकसित किया? ए गारो, बी खासी, सी अरुंटा और डी भील। तो यहाँ सी अरुंटा जनजाति का अध्ययन करके टोटमवाद के अपने सिद्धांत को इन्होंने दे रखा है। अगला देखें, दुर्कीम ने धर्म का आदिम रूप क्या माना है? दुर्कीम ने धर्म का आदिम रूप क्या माना है? तो गोत्र, मूर्ति पूजा, प्रतीक, टोटम। तो यहाँ देखें डी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, टोटम। टोटम को आदि रूप, धर्म का आदि रूप माना है। अगला देखिए, किसने कहा समाज ईश्वर के समकक्ष है? कौन कहता है कि समाज जो ईश्वर के बराबर है या समकक्ष है? तो ए रेडक्लिफ ब्राउन, बी कॉम्टे, सी मैक्स वेबर, डी इमाइल दुर्कीम। तो यहाँ डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दुर्कीम ये कहते हैं कि समाज जो ईश्वर के समकक्ष या ईश्वर के समान है। अगला देखें,
सामूहिक प्रतिनिधान सामूहिक चेतना या जनमत नहीं बल्कि उसके डैश होते हैं। तो सामूहिक प्रतिनिधान सामूहिक चेतना या जनमत नहीं होते बल्कि क्या होते हैं आप देखें तो ए प्रतीक, बी मूल्य, सी विश्वास और डी व्यवस्था। तो यहाँ देखें ए ऑप्शन सही होगा प्रतीक। यहाँ देखें फिर पढ़ ले एक बार, सामूहिक प्रतिनिधान सामूहिक चेतना या जनमत नहीं बल्कि उसके प्रतीक होते हैं। सामूहिक चेतना और जनमत के प्रतीक होते हैं। अगला देखें, पूर्व औद्योगिक या यांत्रिक समाजों में एकता का आधार होता है। पूर्व औद्योगिक या यांत्रिक समाजों में एकता का आधार होता है तो श्रम विभाजन या विशेषीकरण, सामूहिक चेतना, सी व्यक्तिगत चेतना और डी ए और बी दोनों। तो यहाँ देखें पूर्व औद्योगिक समाजों की बात हो रही है तो सामूहिक चेतना, पूर्व औद्योगिक समाजों की बात हो रही है तो क्या होगा सामूहिक चेतना। अगला देखें, औद्योगिक या सार्वजनिक समाजों में एकता का आधार होता है। औद्योगिक या सार्वजनिक समाजों में एकता का आधार होता है ए श्रम विभाजन या विशेषीकरण, बी सामूहिक चेतना, सी व्यक्तिगत चेतना और डी ए और बी दोनों। तो यहाँ होगा ए श्रम विभाजन एवं विशेषीकरण। जब आधुनिक या औद्योगिक समाज की बात करेगा तो वहाँ श्रम विभाजन और विशेषीकरण एकता का आधार होता है जिसको हम सार्वजनिक एकता के नाम से जानते हैं। अगला देखें, दुर्खीम के अनुसार आत्महत्या से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों में सही नहीं है। दुर्खीम के अनुसार आत्महत्या से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों में से सही नहीं है। ए आत्महत्या की दर प्रत्येक वर्ष लगभग एक समान रहती है। बी स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक आत्महत्या करते हैं। सी सर्दियों की तुलना में गर्मी में आत्महत्याएं अधिक होती हैं और डी अविवाहित की तुलना में विवाहितों में आत्महत्या की दर अधिक होती है। डी ऑप्शन आपका ये गलत है क्योंकि विवाहितों में आत्महत्या की दर जो वो कम होती है अविवाहितों की तुलना में, लेकिन यहाँ जो है अधिक कहा जा रहा है, इस वजह से डी ऑप्शन आपका क्या होगा वो गलत हो जाएगा। अगला देखें, व्यक्तिगत चेतना और सामूहिक चेतना के बीच खाई चौड़ी होने पर किस प्रकार की आत्महत्या होती है। व्यक्तिगत चेतना और सामूहिक चेतना के बीच खाई चौड़ी होने पर किस प्रकार की आत्महत्या होती है। ए परार्थवादी आत्महत्या, बी अहमवादी आत्महत्या, सी विसंगतिवादी आत्महत्या और डी भाग्यवादी आत्महत्या। तो यहाँ देखिए बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 93 का क्या होता है अहमवादी आत्महत्या। जब व्यक्ति को ये लगने लगता है कि समाज उसके बारे में ध्यान नहीं दे रहा है। अगला देखें, जब व्यक्ति और समूह या समाज का संबंध अत्यंत ढीला हो जाता है। जब व्यक्ति और समूह या समाज का संबंध अत्यंत ढीला हो जाता है तो ऐसी स्थिति में होने वाले आत्महत्या को कहा जाता है। अब यहाँ देखिए ए परार्थवादी आत्महत्या, बी अहमवादी आत्महत्या, सी विसंगतिवादी आत्महत्या और डी भाग्यवादी आत्महत्या। तो यहाँ भी जो ऑप्शन होगा 94 का वो बी सही होगा अहमवादी आत्महत्या। जब संबंध अत्यंत ढीले हो जाते हैं या यही बात की जा रही है व्यक्तिगत चेतना और सामूहिक चेतना के बीच खाई बढ़ जाती है तो दोनों स्थिति है, प्रश्न बदले हुए हैं, शब्द बदले हुए हैं, ऑप्शन सब दोनों के एक ही हैं। चलिए अगला देखें, अहमवादी आत्महत्या को एक और किस नाम से जाना जाता है। तो अहमवादी आत्महत्या को एक और किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ देखें स्वार्थपरक आत्महत्या, बी अस्वार्थपरक आत्महत्या, सी सामूहिक आत्महत्या और डी विशेषीकृत आत्महत्या। तो यहाँ ए है स्वार्थपरक आत्महत्या। अहमवादी आत्महत्या क्या है स्वार्थपरक आत्महत्या भी कहा जाता है। अगला देखें, दुर्खीम ने अहमवादी आत्महत्या के 4 प्रमुख कारणों का उल्लेख किया है। दुर्खीम ने अहमवादी आत्महत्या के 4 प्रमुख कारणों का उल्लेख किया है। 1 धर्म, 2 शिक्षा, 3 सामाजिक पर्यावरण, 4 राजनीतिक व्यवस्था। निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। अब यहाँ देखें ए 1 2 4, बी 1 3 4, सी 1 2 3 4 और डी 2 3 4। तो यहाँ आप देखें सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चारों कारणों को जो है व्यक्त किया इन्होंने कि भाई धार्मिक कारण भी है, शिक्षा है, सामाजिक पर्यावरण है और राजनीतिक व्यवस्था है। ये सभी जो है अहमवादी आत्महत्या के लिए जिम्मेदार होते हैं। अगला देखें आप, व्यक्ति और समाज के बीच अत्यधिक लगाव का परिणाम है। व्यक्ति और समाज के बीच जब अत्यधिक लगाव होता है तो किस प्रकार की आत्महत्या होती है। ए परार्थवादी आत्महत्या, बी अहमवादी आत्महत्या, सी विसंगतिवादी आत्महत्या और डी भाग्यवादी आत्महत्या। तो यहाँ होगा परार्थवादी आत्महत्या।
जब संबंध बहुत घनिष्ठ होते हैं समाज और व्यक्ति के बीच में तो होता है परार्थवादी आत्महत्या। अगला देखें, परार्थवादी आत्महत्या को कई बार कहा जाता है। परार्थवादी आत्महत्या को कई बार कहा जाता है स्वार्थपरक आत्महत्या, अस्वार्थपरक आत्महत्या, सुखपरक आत्महत्या और डी विशेषीकृत आत्महत्या। तो यहाँ देखें सी कहा जाता है यहाँ पे सुखपरक आत्महत्या। अहमवाद को स्वार्थपरक और परार्थवाद को सुखपरक आत्महत्या कहा जाता है। चलिए अगला देखें आप जो है, तो निम्नलिखित में से कौन सा परार्थवादी आत्महत्या का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा परार्थवादी आत्महत्या का उदाहरण नहीं है। सती होना, प्रेम में असफल होने पर स्वयं जान दे देना, दहेज प्रथा के चलते लड़की का स्वयं जान है यहाँ पे जान देना, इसको सही करिएगा जो मिसप्रिंटिंग हुई है, जान दे देना, देश के लिए शहीद होना, देश के लिए शहीद होना। अब यहाँ ये पूछा जा रहा है कि भाई कौन सा इसमें से जो परार्थवादी आत्महत्या नहीं है, परार्थवादी आत्महत्या नहीं है। तो यहाँ पे आप देखें सती होना परार्थवादी आत्महत्या है, प्रेम में असफल होने पर स्वयं को जान दे देना ये जो है परार्थवादी आत्महत्या है। लेकिन दहेज प्रथा के चलते लड़की का स्वयं जान देना ये जो है परार्थवादी आत्महत्या नहीं है, बल्कि ये विसंगतिवादी आत्महत्या है, विसंगतिवादी आत्महत्या, ये ध्यान रखिएगा। अगला देखें, समाज में प्रतिमान विहीनता की दशा में होने वाली आत्महत्या को कहा जाता है। जब समाज में प्रतिमान विहीनता हो जाती है तो ऐसी दशा में लोग आत्महत्या करते हैं, तो ऐसी आत्महत्या को क्या कहा जाता है। ए परार्थवादी आत्महत्या, बी अहमवादी आत्महत्या, सी विसंगतिवादी आत्महत्या, डी भाग्यवादी आत्महत्या। तो यहाँ देखें 100 का सी सही होगा आपका और वो है विसंगतिवादी आत्महत्या। अब इसके आगे इन प्रश्नों के उत्तर जो है एक साथ रखे गए हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को। जय हिंद, जय भारत।